हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने एक संदेश वाली क्लास शेयर किया था कि आज से मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ टॉपिक भी कवर करवाने वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यू के माध्यम से तो आप अपनी तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन अब आपको मैं टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। कहने का मतलब ये है कि महादेव बैच के माध्यम से, बैच का नाम क्या है? महादेव बैच। तो महादेव बैच के माध्यम से मैं आपका पूरा टॉपिक कवर करवाने वाला हूं ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र या बिल्कुल एक तरह से फ्री महसूस करें। तो दोस्तों, अब आपको मिलेगा 30 में 30 मिलेगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा उसमें का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा ताकि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, ना तो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़े और ना ही आपको कोई बुक पढ़ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि साधारण प्रश्न भी एग्जामिनर को बनाना रहता है। तो साधारण प्रश्न भी एग्जामिनर को बनाना रहता है तो यहीं से बना देता है एक दो प्रश्न, सरल प्रश्न। और आप कई बार क्या होता है कि सरल समझकर इसको नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक से दो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद ही एक तरीके से आप इस पर विचार करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मानव विकास के बारे में दोस्तों। एक मिनट, आइए शुरू करते हैं मानव विकास के बारे में। एक मिनट मेरे प्रियजन। तो आइए शुरू करते हैं मानव विकास के बारे में। एक मिनट दोस्तों। हाँ, एक चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखिए, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में या अवस्थाएं के बारे में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। मानव का विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। जहाँ तक उसकी शारीरिक बुद्धि की बात है, वह एक सीमा को प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। बिल्कुल ये सत्य बात है। देखिए, मानव का जो विकास होता है यानी कि उसे ग्रोथ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट एक अलग बातें होती हैं, ग्रोथ एक अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन ग्रोथ विकास के अंतर्गत ही क्या आएगा? ग्रोथ आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ तक उसकी शारीरिक बुद्धि की बात करते हैं तो एक सीमा तक क्या होगा, वो चीज़ें रुक जाएंगी। यानी कि एक मेच्योरिटी टाइम पे क्या होगा, शारीरिक विकास जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, या एक तरीके भार तो बढ़ सकता है लेकिन लंबाई वगैरह का बढ़ना अगर देखा जाए तो एक सीमा तक रुक जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, परंतु उसकी मनोशारीरिक क्रियाओं के विकास में, मनोशारीरिक विकास क्रियाओं के विकास में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। इसके साथ ही उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका जो मानसिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है और संवेगात्मक विकास जो होता है, सामाजिक और चारित्रिक विकास जो होता है, चारित्रिक विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है। यह सब उसके यह सब उसके विभिन्न आयु के स्तरों पर भिन्न-भिन्न रूप से होता है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि जितने भी बालक होते हैं या जो बालक होते हैं, उनके एक आयु के हिसाब से उनका शारीरिक, उनका मानसिक, उनका भाषाई विकास, उनका संवेगात्मक विकास, उनका चारित्रिक विकास एक विभिन्न आयु के आधार पर ही होता है। जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे वो सारे विकास, ये सारे विकास उनके होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन आयु स्तरों को ही मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। तो इन आयु स्तरों को क्या कहा जाता है? मानव विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय मनीषियां हैं या भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में यानी कि 7 एक तरीके से स्टेजों में क्या हुआ है कि डिवाइड किया हुआ है। और भारत में आज भी मनुष्य जीवन को कहीं इन्हीं 7 कालों में विभाजित करके देखकर समझता है
तो यह 7 अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। जहाँ तक अगर देखा जाए तो शारीरिक बुद्धि की बात करते हैं या हाइट वगैरह की बात करते हैं, तो एक सीमा तक क्या होती है, वो आकर रुक जाती है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि मनोशारीरिक क्रियाओं में अगर देखा जाए तो जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है। तो मनोशारीरिक क्रियाओं में अगर देखा जाए तो विकास निरंतर होता रहता है, और इसके साथ ही उसका जो विकास होता है वो मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। लेकिन ये सब जो विकास होता है उसके आयु के हिसाब से ही उसका विकास होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ही कि किसी बच्चे में एक तरीके से देखा जाए तो संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास एक उच्च स्तर पर पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। समय-समय पर क्या होता है, जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसी के हिसाब से क्या होता है उसका मानसिक विकास, उसका भाषाई विकास, उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक, चारित्रिक आदि विकास होता रहता है, ठीक है? और भारतीय मनीषियों ने इसे क्या किया है, भारतीय मनीषियों ने इसे क्या किया है, मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित करके हमें बताया है। आइए समझ लेते हैं कि वे 7 काल कौन-कौन से हैं, एक बार अच्छे तरीके से। जैसा कि बात करते हैं गर्भावस्था के बारे में बात करते हैं, तो गर्भावस्था में अगर देखा जाए तो गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या माना गया है, गर्भावस्था माना गया है। दूसरे काल के बारे में बात करते हैं तो शैशवावस्था की बात करते हैं। अब शैशवावस्था की बात करते हैं तो जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को क्या माना गया है, शैशवावस्था माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं, तो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या माना गया है, बाल्यावस्था माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को क्या माना गया है, किशोरावस्था माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं युवावस्था की बात करते हैं, तो 18 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था को क्या माना गया है, युवा अवस्था माना गया है। चलिए नेक्स्ट अवस्था के बारे में बात करते हैं, तो अगली अवस्था कौन सी है, प्रौढ़ा अवस्था है। तो प्रौढ़ावस्था के बारे में यदि बात करते हैं तो 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक क्या माना गया है, 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु तक को क्या माना गया है, प्रौढ़ा अवस्था माना गया है। लास्ट बात करते हैं 7वीं अवस्था के बारे में बात करते हैं, तो वृद्धावस्था जो 55 वर्षों से बाद की बात करते हैं, यानी मृत्यु तक की बात करते हैं, तो 55 वर्ष से मृत्यु तक की बात करते हैं तो हम इसे क्या मानते हैं, वृद्धावस्था मानते हैं। तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि गर्भावस्था कौन सा है, गर्भधान से जन्म तक की अवस्था को क्या बताया गया है, गर्भावस्था बताया गया है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है, शैशवावस्था बताया गया है। और 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है, बाल्यावस्था बताया गया है। और 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है, किशोरावस्था बताया गया है। और 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है, युवा अवस्था बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा कि प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है, प्रौढ़ावस्था बताया गया है। फिर वृद्धावस्था के बारे में बात करते हैं तो 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की बात करते हैं, तो कौन सी अवस्था है, वृद्धावस्था। एक मिनट दोस्तों, लाइट मैं भूल गया था जलाने के लिए, जिसकी वजह से क्लियर नहीं आ रहा था। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यदि इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं तो एक बार यस सर करिए, एक बार जल्दी से हमें कंफर्म करिए कि यस सर आपने जो हमें समझाया बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से आप लोग कंफर्म करिए कि यस सर हमें क्लियर है, फटाफट आंसर करते चलिए। आंसर का मतलब ये है हाँ और ना में आंसर देते जाइए कि हाँ सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, यानी कि बताइए कि यस सर, कंफर्म दीजिए, कंफर्म करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ताकि हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ें। लेकिन आपको जो ज़्यादातर याद रखना है बस इन्हीं 4 अवस्थाओं को ध्यान रखना है। तो अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो कुछ विद्वानों ने हमें बताया है कि ये 4 अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।
जैसा कि बात करते हैं शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी बोला जाता है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है? शैशवावस्था बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया है? तो बाल्यावस्था बताया गया है। तो बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को देखा जाए तो बाल्यावस्था है। फिर बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या माना गया है? किशोरावस्था माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वयस्कावस्था की बात करते हैं। वयस्कावस्था की बात करते हैं यानी अडल्टहुड की बात करते हैं, तो 18 वर्ष से लेकर बाद तक की बात करते हैं यानी मृत्यु तक की बात करते हैं, तो इसे क्या माना गया है? वयस्कावस्था माना गया है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, तुरंत फटाफट याद करते चलिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? शैशवावस्था बताया। और कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक है। तो जल्दी से बोलते चलिए हमारे साथ कि शैशवावस्था कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष है। और दूसरी अवस्था हमने आपको बताया बाल्यावस्था के बारे में, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक है। जल्दी से बोलते चलिए। और तीसरी अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक है। और चौथी अवस्था कौन सी है? वयस्कावस्था। और वयस्कावस्था की बात करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की बात करते हैं, तो कौन सी अवस्था है? वयस्कावस्था है। तो जल्दी से टाइप करते चलिए, शैशवावस्था कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जल्दी से टाइप करिए, फटाफट टाइप करते चलिए। शैशवावस्था कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जल्दी से टाइप करिए। दूसरी बात करते हैं बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जल्दी से टाइप करिए। और किशोरावस्था की बात करते हैं तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जल्दी से टाइप करिए। और वयस्कावस्था की बात करते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक है? जल्दी से टाइप करिए ताकि आपके जो प्रश्न हो गलत ना हो। ठीक है, जब एक बार आप लिख लेंगे यानी कि टाइप कर लेंगे तो पक्का ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बाल्यावस्था में विकास के बारे में। यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की होती है। 2 साल से लेकर 12 वर्ष तक होती है, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था में बांटा गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 2 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास कब से कब तक माना जाता है? तो 2 वर्ष से लेकर कब से कब तक माना जाता है? तो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को क्या माना गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था माना गया है। जल्दी से टाइप करिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को क्या माना गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था माना गया है। तो इसमें हम विकास देख रहे हैं। तो इसे शिक्षकों द्वारा क्या कहा गया है? प्राक यानी कि प्री स्कूल एज कहा गया। क्या कहा गया है? प्राक स्कूल या प्री स्कूल एज कहा गया है, या प्रॉक्टोली अवस्था यानी कि प्री गैंग स्टेज भी कहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्री स्कूल एज किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है। और प्री गैंग स्टेज किसे कहा जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं या पूछे जाते हैं तो आप कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि आप सोचने में उस समय असमर्थ होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम का बाउंडेशन होता है। तो इसलिए अगर एक बार आप देखे रहेंगे तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इस अवस्था में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास और भाषा विकास, प्रत्यक्षात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास होते पाया गया है। तो अगर देखा जाए तो इस अवस्था में क्या है कि शारीरिक विकास हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2 से लेकर 6 वर्ष के बारे में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बच्चे का जो बॉडी डेवलपमेंट होगा कहीं न कहीं बढ़ा होगा, यानी कि कहीं न कहीं हुआ होगा। और अगर देखा जाए तो भाषा का विकास भी, उसके जो बोलने की शैली होगी वो कहीं न कहीं बढ़ी होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि वो भाषा भी सीख गया होगा। संज्ञानात्मक विकास को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसकी जानकारी लेवल यानी कि उसके इन्फॉर्मेशन लेवल कहीं न कहीं बढ़ गया होगा। बौद्धिक विकास के बारे में अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो वो भी विकास उसके कहीं न कहीं देखने को हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और सामाजिक विकास की बात करते हैं या सांवेगिक विकास की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो आइए समझ लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
मतलब और अच्छे से इस विशेषता को आइए समझ लेते हैं कि इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इसमें पहली बातें कही गई है या कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसे क्या कहा गया है? एक समस्या अवस्था कहा गया है या एक समस्या अवस्था होती है। दूसरी बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालकों की अभिरुचि खिलौने से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालकों का जो इंटरेस्ट होता है वो खिलौनों में ज़्यादा होता है। कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो खिलौनों में ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों की मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से एक बार यस सर का कमेंट करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका नेम लेना चाहूँगा आगे, बस थोड़ा सा टॉपिक खत्म होने दीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में रुचि के हिसाब से देखा जाए तो खिलौनों में सबसे ज़्यादा होती है। इस अवस्था में देखा जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। तो इस अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही वो अवस्था है जब बालकों में उत्सुकता ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जानने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में आप जानते हैं जैसे भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था को आपने देखा होगा, बाल्यकाल को, तो ये सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत सारी जानने की इच्छाएं थी। उसी तरह से अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो अपने घर के कोई बालक होगा उसके बारे में भी आप महसूस कर सकते हैं। एक बार इमेजिनेशन करके आप देखिए, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बालक में किस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं या मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालकों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि आपने देखा है कि बालक को अगर आप देखिए, अगर कोई बालक है तो उसके समक्ष आप कुछ भी करते हैं, आप उसके समक्ष कुछ भी करते हैं तो वो आपको अनुकरण कर लेगा, आपका अनुकरण कर लेगा और उसी तरह से करने का प्रयास करेगा। जैसे कि आप जैसे आप उसके सामने कभी गैस जलाइए और या किसी उसके सामने आप एक तरीके से कुछ और काम करिए तो फिर बच्चा क्या करेगा, उसको देखकर उसी तरह से करने का प्रयास करेगा। इसीलिए बताया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति कब कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा ताकि आगे की क्लास आपको आगे की बातें समझ में आ जाएँ। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है और इसे प्री स्कूल एज कहा गया है या प्री गैंग स्टेज या स्कूल भी प्री गैंग स्टेज भी इसे कहा गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों का शारीरिक विकास और प्रत्यक्षणात्मक विकास देखा जाए, संज्ञानात्मक विकास देखा जाए, बौद्धिक विकास देखा जाए, सामाजिक विकास देखा जाए, सांवेगिक विकास देखा जाए, तो ये सारे विकास होते यहाँ पर पाए गए हैं। फिर हमने आपको बताया इसकी मुख्य विशेषता ये है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है। फिर हमने आपको बताया कि यही वो अवस्था है जिसमें बच्चों को खिलौनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। फिर हमने आपको बताया कि शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था को। फिर हमने आपको बताया कि अगर देखा जाए तो यही वो अवस्था है जिसमें बच्चों में क्यूरियोसिटी की बात करते हैं, यानी कि उत्सुकता, जानने की उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर हमने आपको बताया अनुकरण की प्रवृत्ति अगर देखा जाए तो वही यही वो अवस्था है जहाँ पर अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में आइए समझते हैं कि इसमें कैसे विकास होता है और कब से लेकर कब तक प्रारंभ होता है। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में देखा जाए तो 6 से लेकर 6 वर्ष से लेकर बालिकाओं में अगर देखा जाए तो 10 वर्ष की उम्र तक और बालकों में अगर देखा जाए तो 12 वर्ष की उम्र तक माना जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में के बारे में ध्यान रखिएगा, कब से कब तक है। अगर लड़कियों के हिसाब से चलते हैं तो 6 से लेकर 10 वर्ष तक हम मानते हैं और अगर लड़कों की बात करते हैं तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या माना गया है? उत्तर बाल्यावस्था माना गया है। तो एक बार कमेंट करिए कि उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का क्या समय बताया गया है? तो 6 से लेकर 10 वर्ष तक जल्दी से टाइप करिए। और 6 लड़कों की क्या उम्र बताई गई है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक बताई गई है, जल्दी से कमेंट करिए।
यह वह अवस्था होती है जहाँ बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इमेजिनेशन करिए कि अब बच्चा का है क्या है कि एक तरीके से स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया है या स्कूल जाना यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को माता-पिता, शिक्षकों या अन्य वैज्ञानिकों द्वारा उत्पादी उत्पाती उत्पाती अवस्था और प्रारंभिक स्कूल अवस्था और गिरोह की अवस्था गैंग ऑफ एज भी कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही वो अवस्था है जिसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि बात करते हैं ट्रबल सम की बात करते हैं, ट्रबल सम एज की बात करते हैं, एलिमेंट्री एज इसे कहा गया है और गैंग एज भी इसे कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था को किस किस नामों से जाना गया है। तो उत्पाती अवस्था के नाम से भी जाना गया है, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था के नाम से भी जाना गया है और गिरोह अवस्था भी इसे कहा गया है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट करके लिखिएगा उत्पादी अवस्था के बारे में, अंग्रेजी में लिख दीजिए, टी ए कर दीजिए और ई एस कर दीजिए और जी ए कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए ताकि आप तो ये आपको पूरी तरीके से सारा कुछ अच्छे से कंफर्म हो जाए। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका जो माइंड होगा बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कम से कम साइकोलॉजी वाला तो हमें दिमाग लगाना चाहिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस अवस्था में भी बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा का विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास होते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, वहाँ पर जो चीज़ें कम थी यहाँ पर थोड़ा से उसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। अगर शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर उसका शारीरिक विकास, हाइट वगैरह थोड़ा से बढ़ गया होगा। दूसरी बात करते हैं भाषा के विकास में, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर उसकी भाषा की पकड़ हो जाएगी। संवेगात्मक विकास में भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो चीज़ें थोड़ा से और ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। सामाजिक विकास की बात करते हैं या मानसिक विकास की बात करते हैं या संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसका लेवल काफ़ी ठीक-ठाक हो गया होगा। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि जिनका ज्ञान होने से शिक्षक आसानी से बालकों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो जब बच्चों में क्या होता है ये सारी चीज़ें नॉलेज हो जाती है, तो शिक्षक क्या करते हैं आसानी से बालकों का मार्गदर्शन यानी कि गाइड कर पाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की आइए समझते हैं विशेषताओं के बारे में। तो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में आइए विशेषताओं के बारे में समझते हैं, आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, कहा जा रहा है उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता के द्वारा एक उत्पादी या उद्यमी अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? एक उत्पादी या एक उद्यमी अवस्था कहा गया है। दूसरी बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बालकों में लड़ाई झगड़ा फाइटिंग करने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर खिलौनों से ज़्यादा प्यार था और यहाँ पर क्या है, खिलौनों के लिए लड़ाई होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था भी कहा गया है। तो शिक्षकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहा है। तो शिक्षकों ने क्या कहा है? प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहा है। किसे? उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी ही उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृत पाने के लिए काफ़ी ललायित रहता है। तो देखा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक अपनी ही उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति यानी कि एक तरीके से एक्सेप्टेबल पाने की काफ़ी ज़्यादा ललायित रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो बालकों में सृजनात्मकता क्रियाओं की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। सृजनात्मकता यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा से काट सकते हैं आप, बाकी समझ जाइए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सृजनात्मकता यहाँ क्रिएटिविटी की ओर काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें खिलौना दे दिया जाए तो इस अवस्था में वे क्या करते हैं, खिलौने के खोल देते हैं और उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं। या उनके पास बहुत सारी चीज़ें देखने को उनके बैग में मिलेंगी और वे कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि हम लाइट बना दें, वे चाहते हैं कि हम कार बना दें, वे चाहते हैं कि हम एरोप्लेन बना दें, तमाम तरह की क्रिएटिविटी भी करने का प्रयास करते हैं। तो यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा ऐसा करने का प्रयास करता है। ज़्यादातर उसका जो झुकाव होता है क्रिएटिविटी की ओर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको बताया, एक बार मैं जल्दी से इसके बारे में समझाना चाहूँगा। हमने आपको बताया कि उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, तो
लड़कियों के बारे में क्या उम्र बताई गई है, जल्दी से कमेंट करिए। तो 6 से लेकर 10 वर्ष, और लड़कों के लिए क्या उम्र बताई गई है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। अगर टोटल आ जाता है तो 6 से 12 वर्ष तक ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 के अंदर 10 भी आ जाता है। ठीक है, और इस अवस्था को अगर देखा जाए, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इसे क्या कहा जाता है, उत्पाती अवस्था कहा जाता है, और प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहा जाता है, और गिरोह अवस्था कहा जाता है, यानी गैंग एज कहा जाता है। इस अवस्था में अगर देखा जाए तो शारीरिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास, सारे विकास ज़्यादा देखने को हमें मिलेंगे। यानी कि पहले की अपेक्षा देखा जाए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अपेक्षा देखा जाए, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी या मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने आपको बताया इसके बारे में कि माता-पिता के द्वारा इसे एक उत्पादी या उद्यमी अवस्था भी कहा गया है। फिर हमने आपको बताया कि इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बालकों में लड़ाई-झगड़ा करने की प्रवृत्ति जो होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और शिक्षकों ने इस अवस्था को क्या बताया है, प्रारंभिक स्कूली की अवस्था कहा है। फिर हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि अपने ही समूह के, यानी कि अपने ही उम्र के साथियों के द्वारा किसी चीज़ की स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी ललायत रहते हैं। जैसे एक ग्रुप है, मान लीजिए एक ग्रुप है और वे चाह रहे हैं कि हमें कहीं जाना चाहिए, तो सारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बोलेंगे हाँ भाई वहाँ जाना चाहिए। तो सभी का क्या हो गया, स्वीकृति मिल गई, और यहाँ पर कहते हैं चलिए एक दोस्त ने बातें ऐसे कह दिया है तो चलते हैं सभी लोग। यहाँ पर क्या है कि कहीं न कहीं बालकों में क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी ज़्यादा कहाँ पर देखने मिलता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, लेकिन आज का जो टाइम है वो हो चुका है। कल इस क्लास को फिर से देखेंगे। यहाँ जो बची हुई चीज़ें हैं इसको और अच्छे से हम आगे डिफ़ाइन करेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आप लोगों को ये पहली क्लास समझ में आई हो, अच्छे से क्लियर हुई हो, तो जल्दी से एक बार हमें कमेंट करिए, यस सर आपने जो हमें समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, ताकि कल मैं आपकी क्लास बेहतर तरीके से ले सकूँ और अच्छे से। आज ये पहली क्लास है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के फीडबैक जैसा आए, तो उसी हिसाब से इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, बाकी एमसीक्यू की क्लास बंद नहीं होगी, ये मत सोचिए कि एमसीक्यू की क्लास बंद हो जाएगी, बिल्कुल वो चलती रहेगी मंडे, फ्राइडे, और हम मंडे टू फ्राइडे कर देते हैं, मंडे टू फ्राइडे कर देते हैं, यानी थर्सडे तक कर देते हैं, और फ्राइडे और सैटरडे टॉपिक को भी कवर करते चलते हैं। तो महादेव बैच के जो क्लास आज आपको हमने प्रोवाइड कराया, कैसे आप लोगों की यह क्लास लगी, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा अपने व्यू। कहने का मतलब है जाते-जाते एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आया है, इसको आप कंटिन्यू बीच-बीच में करते रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।